इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं सीएम आवास पर भाजपा की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश संगठन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक की है। बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए हैं। 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। कोर कमेटी की बड़ी बैठक आपको बता दें, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें, बैठक में चुनावी मंथन लगातार जारी रहा और 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तय की गई। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी जिसमें आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धर्मेंद्र प्रधान भी इसके अलावा शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक हुई है और इस बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों और अभियान को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। आपको बता दें, वहीं इस बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से पार्टी द्वारा शुरू किए गए सेवा एवं समर्पण अभियान के जरिए प्रदेश भर में हो रहे कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर 24 सितंबर को प्रदेश में बूथ स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर योजना तैयार की गई। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई चुनौती या कोई चैलेंज आज सामने नहीं है। विपक्ष जनता के बीच में अपनी ख्याति, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से खो चुका है। यहाँ पर आम जन के बीच में स्पष्ट है कि देश में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में ही फिर से सरकार बने, ऐसा स्पष्ट मानस उत्तर प्रदेश की जनता में दिखाई देता है। 2022 के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर यूपी पहुंचे। गोरखपुर में दिग्विजयनाथ की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दुनिया के भीतर अपने देश को बड़ी ताकत बनाने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जरूरी है। करीब 75 सालों में पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ सत्ता को उपभोग की वस्तु समझा है। आपको बता दें, मोदी योगी ने इसे बदला है, ऐसा भी उन्होंने कहा। केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार जाति और वर्ग का भेदभाव करके नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बीमारू राज्य से बदलकर 1 नंबर का राज्य बनाया है। एक सुखद संयोग है। दूसरी, एक ऐतिहासिक क्षण हम सभी के साथ है। आजादी का 75 साल पूरा हुआ है। अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उसी के अवसर पे नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और मैं आज यहाँ आया हूँ पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी की पुण्यतिथि पे स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। दोनों की जुड़ाव देखिए। साहित्य में इस तपोभूमि गोरखपुर में मैं धृष्टता नहीं करूंगा। परम आदरणीय यूपी सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे देश के वरिष्ठ शिक्षा शास्त्री, दूरदृष्टा, जुगदृष्टा। क्या ये साहित्य के शब्द है या ये कोई वास्तविक कल्पना है या कोई वास्तविकता है? जब मोदी जी के कैबिनेट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के मंत्री बने तो पहले CSR योजना के माध्यम से हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य, और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी और हम लोगों ने कैंप लगा करके गोरखपुर के लोगों को लगभग उस समय 1 लाख से अधिक कनेक्शन गोरखपुर की जनता को उपलब्ध हुए थे। और फिर बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 2016 में तो देश में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा की।
आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। हर एक उस गरीब की ना जाति देखना है, ना क्षेत्र देखना है, ना उसका चेहरा देखना है, ना उसकी भाषा देखनी है। भारत का नागरिक है, जरूरतमंद है, उसको इस सुविधा का। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर मुलायम मायावती की तारीफ। योगी के मंच से बोले स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती। यूपी में संस्कृत और संस्कृति दोनों की दूरदर्शा मुलायम मायावती ने की भारतीय संस्कृति की फिक्र। आज हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत की क्या दशा है, मैं न कहूँ तो अच्छा है। हमारे यहाँ कोई अध्यापक नहीं, हमारे यहाँ मतलब संस्कृत पाठशालाओं में, हमारे विद्यालय में तो जैसे तैसे हमने नियुक्त कर लिया था। हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने संस्कृत के विद्वानों को माध्यमिक स्तर तक ले आकर के उनको व्यवस्थित किया, माध्यमिक का उनको सारी सुविधाएं दी। और जब हमने अपने यहाँ नई नियुक्तियां की, उससे पहले मायावती जी ने विश्वविद्यालय से पूछा था कि नियुक्तियां क्यों रुकी हुई हैं, कोई प्रमाण कहीं नहीं था। अंत उन्होंने कहा प्राचीन पद्धति से विद्यालयों में नियुक्तियां की जाएं। आज हमारे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी जान को खतरा बताया है। चर्चित एम्बुलेंस कांड के मामले में जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो मुख्तार अंसारी के वकील ने उन्हें हाई सिक्योरिटी देने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार उनसे नाराज है और उनके खाने में जहर मिलवा सकती है। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने धारा 287 के तहत हाई सिक्योरिटी मुहैया कराने की अर्जी दी। वर्चुअल तरीके से पेश हुए मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से कहा कि विधायक होने के नाते मुझे हाई सिक्योरिटी मुहैया करवा दी जाए। वैसे भी मुझसे राज्य सरकार नाराज है, कहीं खाने में जहर ना मिलवा दे। मुख्तार अंसारी ने कहा कि अगर उसे जेल में हाई सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसके मन से डर खत्म हो जाएगा। आज मुख्तार अंसारी की ओर से 287 जेल मैनुअल के अनुसार एक उच्च श्रेणी की सुविधाएं देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर मुख्तार अंसारी ने स्वयं भी न्यायालय से प्रार्थना की कि उनको उच्च श्रेणी की सुविधा मिल जाने से उनका भोजन अलग पकने लगेगा और राज्य सरकार मेरे खिलाफ है और ये भी भोजन में जहर मिलाने की भी संभावना समाप्त हो जाए। कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे पुराना और कद्दावर घराना कहे जाने वाले औरंगाबाद हाउस ने भी आज कांग्रेस से किनारा कर लिया। एक समय बनारस के इसी औरंगाबाद हाउस से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री और देश के रेल मंत्री के रूप में कमलापति त्रिपाठी को दिया था, लेकिन आज उनके प्रख्यात औरंगाबाद हाउस से कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी के पद और प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वाराणसी कांग्रेस की बड़ी है ये मुश्किलें, आपको बता रहे हैं लगातार। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला औरंगाबाद हाउस आज कांग्रेस के दृष्टिकोण से बात करें तो ढह गया है, क्योंकि कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी, जो कि पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने अपने पद से और कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं। ललितेश जी, आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि आपको कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से और पद से इस्तीफा देना पड़ा? हम लोगों को पिछले साल डेढ़ साल से ये महसूस हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो परंपरागत कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेके जब जब कांग्रेस पे दुर्दिन आया है, वो लोग कांग्रेस का दामन लेके खड़े होकर तैयार थे। उनके साथ पार्टी का व्यवहार देख के हमको ये फैसला लेना पड़ा। उनकी लड़ाई मैं लड़ने में अक्षम हो गया था और इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे वहाँ बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि औरंगाबाद हाउस, आपके जो परदादा थे, आप उनके प्रपौत्र हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी,
एक गढ़ हुआ करता था, कांग्रेस का देश में गढ़ हुआ करता था और आपके जो परदादा हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो कांग्रेस को बहुत गहरा आघात लगा है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उनके समय में उनके मन में और उनके अंदर ये कभी दर्द आया होगा। ये दर्द मेरे अंदर आया कि कांग्रेस के जो लोग हैं वही पार्टी है, वही इस पार्टी की मजबूती है, वही इस पार्टी के अस्तित्व का कारण है। उनके साथ मुझे नहीं लगता है कि उनके ज़माने में कभी इस तरह का व्यवहार हुआ होगा। प्रदेश नेतृत्व से नाराजगी है या केंद्र नेतृत्व से? मुझे किसी से नाराजगी नहीं है। मैंने हर बार ये कहा है कि ना किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है आज तक पार्टी में, ना किसी ने मेरे साथ किसी तरह की गलत सोच रखी है। मगर कहीं ना कहीं ये दर्द होता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी कह रहा है कि आप उन परंपरागत कांग्रेसियों से संवाद स्थापित करिए, उसके बाद भी वो कार्य ना हो, तो फिर ये समझ में आता है कि उनके प्रति उनकी लड़ाई लड़ने की जो इच्छा शक्ति है वो पार्टी में अब नहीं बची है। प्रियंका जी, चाहे राहुल जी की तरफ से, चाहे सोनिया जी की तरफ से, कोई ऐसा संदेश आया? अब हम लोग जाएंगे अपने लोगों के बीच में जाएंगे, हम लोग एक विचार विमर्श करेंगे और जो भी फैसला होगा मैं उसको लेके आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी के पास जाऊंगा। ये ललितेश पति त्रिपाठी थे, पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के रहे। इन्होंने अपने पद से और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया। इन्होंने बताया, इनके बातचीत से लगा कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है उसके वजह से इन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण की कड़ियां खुलना शुरू हो गई हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन के शिकार हुए लोग सामने आने लगे हैं। मुजफ्फरनगर के अरविंद कश्यप ने कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद हिंदू जागरण मंच के साथ थाना छपार कोतवाली पहुंचकर मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अरविंद कश्यप का आरोप है कि 2 मुस्लिम युवकों ने बहला फुसलाकर मुस्लिम धर्म अपनाने की लालच दिया था और मदरसे में, आपको बता दें, मौलाना कलीम सिद्दीकी द्वारा कलमा पढ़ाकर उसको अरविंद से नाम बदलकर अकबर कर दिया गया था। वहीं युवक ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है, जिसके बाद युवक को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के गृह जनपद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दौरा है। दिनेश शर्मा महाराजा सुहेल देव राजभर सम्मान समारोह के बहाने राजभरों पर, आपको बता दें, साधने की कोशिश उनको कर रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा से विधायक है। ओम प्रकाश राजभर के विधानसभा क्षेत्र के कासिमाबाद नेशनल इंटर कॉलेज में गुरुवार को महाराजा सुहेल देव राजभर सम्मान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि की हैसियत से डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रहेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी वो बातचीत करेंगे। अयोध्या में इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सरकारी अस्पताल को इस लिहाज से तैयार किया जा रहा है जिससे किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी निपटा जा सके। पिछले दिनों कोविड के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। अयोध्या में ही सैकड़ों मरीज और उनके परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान हुए थे, लेकिन अब दोबारा ऐसे हालात ना पैदा हों, इसलिए योगी सरकार न सिर्फ जिला अस्पताल बल्कि ग्रामीण इलाकों में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, बल्कि सीएससी पूरा क्षेत्र में 45 लीटर प्रति मिनट के 2 ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने पहुंचकर अस्पताल का जायजा लिया और अधीक्षक डॉक्टर संदीप शुक्ला से मरीजों को बेहतर इलाज दिए जाने का निर्देश भी दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे रही है और जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए वो सुविधाएं बढ़ाती जा रही है, क्योंकि कोविड के दौरान हमने देखा था कि स्वास्थ्य सेवाओं में तमाम दिक्कतें आई थी, जहां बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन प्लांट ना होने की, और इसी के चलते अब ऑक्सीजन प्लांट तमाम जगह लग रहे हैं। ये सीएससी पूरा का ये ऑक्सीजन प्लांट है जहां आज इनॉग्रेशन हुआ है। 45 लीटर प्रति मिनट की ये क्षमता का ये 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा है और ये 25 किलोवाट का ये जनरेटर है। जनरेटर में दिखाऊं,
ये जनरेटर है और ये ऑक्सीजन प्लांट है। यानी सरकार चाहती है कि अगर दूसरी या तीसरी लहर अगर आती है, यानी अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है, अगर देश अगर कोविड की तीसरी लहर से प्रभावित होता है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की समस्या ना हो। आज इसी के लिए इस ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप शुक्ला जी हैं जो सीएससी के अधीक्षक हैं। सर, सीएससी पूरा पे तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लगातार बढ़ाई जा रही है। क्या क्या सुविधाएं अब आपके पास है और किस तरीके से लगातार जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं और बढ़ा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। हमारे अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरा बाज़ार में इमरजेंसी से लेके लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे जननी सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होना, उनको जो है 48 घंटे यहाँ पे रोक के उनको जो है जीएसएस के तहत डाइट देना, बच्चों को जो है इम्यूनाइजेशन करना, रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रॉपर। यहाँ पे हमारे सर्जन डॉक्टर अजयानंद एनेस्थेटिक वो सब मौजूद हैं। ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जा रहा है, जनरल सर्जरी का जो है। तौर पर निश्चित तौर पर सरकार की ये कोशिश है और उसी के दिशा में अगर ये देखा जाए कि ज़िला प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि अगर ऐसी आशंका है कि तीसरी लहर आती है तो अपना ज़िला प्रशासन ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि अभी भी आपको कोविड से बचने के लिए वो जो गाइडलाइन है सरकार की उसका पालन करना है। 2 गज़ की दूरी अभी भी बना कर रखें, मास्क अभी भी पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, यानी कोविड से बचने के लिए जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहें। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। मेरठ के लिए अच्छी खबर है। मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट प्लान बनाया गया है। मेरठ को स्मार्ट बनाने के लिए 800 करोड़, आपको बता दें 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और नगर निगम में मेयर सुनीता वर्मा की अध्यक्षता में हुई 15वें वित्त की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। 20 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सड़कों की स्थिति सुधरेगी और पार्कों को भी बेहतर किया जाएगा ताकि एयर पोल्यूशन कम किया जा सके। नोएडा बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लगातार आपको बता रहे हैं ताज़ा मामला नोएडा का है, थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का, जहां बॉटनिकल गार्डन बस अड्डे पर 2 लोगों से गाड़ी लिफ्ट देने के नाम पर बैठाकर लूट का मामला सामने आया है। घटना 1 हफ्ता पहले की है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आज मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं डीसीपी ने बताया कि पीड़ित का कहना है कि गाड़ियों में मौजूद लोगों में गाड़ी बैठाने के बाद इनके साथ लूटपाट की गई और उन्हें परी चौक के पास उतार कर फरार हो गए। पीड़ित के शिकार आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेक्टर 39 में महामाया फ्लाईओवर के पास 2 व्यक्ति जो ओखला से आए हुए थे और वहाँ खड़े हो गए थे और हर गाड़ी को जो बस जा रही थी उसको रोक के उसमें चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है और उसी समय अचानक एक 4 व्हीलर आती दिख रही है और उसी में ये लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद इन लोगों को धोखाधड़ी करके इन लोगों को आगे चेकिंग हो रही है, इस तरह का कुछ कहानी बताया और उन लोगों से जो पैसा इन लोगों के पास था वो लेके इन लोगों को परी चौक में उत्तर प्रदेश में गहरी साजिश के तहत धर्मांतरण के खेल में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी की पुलिस रिमांड विशेष कोर्ट ने मंजूर कर ली है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। यूपी एटीएस अब कलीम सिद्दीकी से धर्मांतरण की साजिश के राज उगलवाएगी। इसके लिए जांच एजेंसी ने एक टीम का गठन किया है। इस्लामी विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस की एक टीम ने गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने कोर्ट से मौलाना कलीम की रिमांड को ज़रूरी बताया। एटीएस के मुताबिक मौलाना कलीम के पास से जो मोबाइल फ़ोन और 7 देशी और विदेशी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं उनके बारे में जानकारी करनी है। एटीएस को अभी मौलाना कलीम के एक बैंक खाते के बारे में पता चला है जिसमें 3 करोड़ रुपए विदेश से आए। बाकी बैंक खातों के बारे में पता करना है। महराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में एक व्यक्ति ने टहलने जा रही
लड़की को दुष्कर्म के इरादे से पकड़ लिया, जिसके बाद लड़की घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी आसपास मौजूद लोगों ने आवाज़ सुनकर आनन फानन पर मौके में पहुंचे और व्यक्ति को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। और गांव में आपको बता दें, पोल के सहारे रस्सी बांधकर जूते चप्पल की माला पहनाकर जमकर पिटाई की गई। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। मिर्जापुर के वार्ड नंबर 11 के चंद्रदीपा इलाके में आपको बता दें, लोगों ने विकास के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को आईना दिखाया है। इलाके में जल निकासी की व्यवस्था न होने से लोग परेशान हैं, तो वहीं आपको बता दें गड्ढों में जमा हुआ गंदा पानी कई बीमारियों को लगातार बुलावा दे रहा है, जिसके कारण नागरिकों ने आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 23 सितंबर को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में जालौन के जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सारे आलाधिकारियों ने लोगों में योजना के प्रति जागरूकता लाने के उपायों पर चर्चा की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना के साथ जोड़ने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा इस दिवस पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 10 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। राजपूत करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी आपको बता दें आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी सुहास एलवाई से मुलाकात की। इस दौरान लोकेंद्र सिंह कालवी ने सरकार से मांग की कि मां पन्याधाय के नाम पर मातृ दिवस यानी मदर्स डे मनाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की है कि आगे दो समाजों में कभी टकराव ना हो, उसके लिए इतिहासकारों की एक कमेटी बनानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि समाज में हमेशा भाईचारा बना रहना चाहिए। लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन उनकी रगों में मां पन्नाधाय का दूध है, क्योंकि उन्होंने ही उनके पूर्वजों को जिंदा रखा था और दूध पिलाया था। हाथरस में नाबालिग लड़की के साथ रेप कर हत्या की गई थी। इसी पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी मोनू ठाकुर को फांसी और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। तो वहीं पीड़िता को न्याय मिलने से परिवार ने राहत की सांस ली है। खबर आगरा से है, जहां विद्यालयों में आपको बता दें शिक्षकों की डांस पार्टी, फिल्मी गानों की धुन पर थिरकी हैं शिक्षिका के मंदिर में आपको बता दें शिक्षा के मंदिर में शिक्षिका के ठुमके का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो ने परिषदीय विद्यालयों की पोल खोल कर रख दी है। ब्लॉक अछनेरा के सांदन गांव के प्राथमिक स्कूल का ये वीडियो है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।